बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आज के लेक्चर में आप स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे काफ़ी मैसेजेस मिले कि कैलकुलस टू बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है वो सॉल्व करने के लिए कहा आप लोगों ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल से मैं ये पेपर आपका सॉल्व करने जा रहा हूँ जी। तो ये आपका है बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स B3 कैलकुलस 2 और फॉल 2022। फॉल 2022 का मतलब होता है बच्चों ये पेपर आपका 2023 में हुआ है और आपका जो सेमेस्टर है ना वो 2022 का फॉल है। ठीक है, ये पेपर आपका 2022 का नहीं है, 2023 का है। 2022 का पेपर जो है वो लहदा मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके टोटल 5 पार्ट्स हैं और आपका ये है शॉर्ट क्वेश्चन और हर क्वेश्चन आपका है 6 नंबर का। तो 30 नंबर का ये आपका पोर्शन है। इसमें आपने पहला क्वेश्चन है, कहता है इन्वेस्टिगेट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। आपकी आइलर सीरीज दी हुई है। आइलर सीरीज आप जानते हैं सीरीज 1/n², दिस इज कॉल्ड द आइलर सीरीज। इस सीरीज की कन्वर्जेंस के मतलब आपने बताना है। आप जानते हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है, ठीक है। अब इसकी कन्वर्जेंस है। अच्छा, इस पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में, प्रीवियस जो लेक्चर हैं उनमें मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो जो से क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, मैं उनका यहाँ पर आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा ताकि वीडियो की लेंथ जो है ना वो कंट्रोल में रह सके। और जो कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ अभी मेरे लेक्चर्स में नहीं अवेलेबल, ठीक है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने देखा कि आपकी बुक वगैरह में नहीं है, तो उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने आइलर सीरीज की कन्वर्जन, आइलर सीरीज का सॉरी इस सीरीज की कन्वर्जन का मतलब बताना है आपने। तो इसके लिए सोल्यूशन मैंने लिखा है सी लेक्चर नंबर 24। ये मेरा चैप्टर नंबर 2 है जी, सीक्वेंस एंड सीरीज रियल एनालिसिस। ये रियल एनालिसिस वैसे तो आपने 5वें सेमेस्टर में पढ़ना होता है जाके, ये पेपर आपका आएगा 5वें सेमेस्टर में, लेकिन ये आपका टॉपिक जो है वो इन 5वें सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कॉमन है, ठीक है। तो मैं इसका और कोई मुश्किल नहीं है, उसमें मैंने हार्मोनिक सीरीज़ और आइलर सीरीज़ दोनों की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का प्रूफ किया हुआ है। आप सिर्फ उसमें आइलर सीरीज़ को फोकस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये रही कि लिंक ढूंढने के लिए सिर्फ आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको पता होगा, ठीक है, वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो उसमें आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट में है आपके पास, वो कुछ इस तरह है। सेकंड पार्ट में बच्चों आपने ये करना है प्रूफ कि आपको कहता है लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएबल बी अ डिफरेंशिएबल इक्वेशन डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एफ एक्स वाई इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इसका जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है एफ एक्स, दिस इज इसे कैसे पढ़ते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये नॉन जीरो है, आपने प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर है। ये फार्मूला आपने देखा होगा, दिस इज द इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन, आप इसे इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन कहते हैं, ये इसका आपने प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। मैंने लेट कर लिया कि आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है इसका नाम यू रख लिया, एंड लेट एक्स एंड वाई बी कंसीडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ द थर्ड वेरिएबल टी। मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल है ना, एक्स एंड वाई, इन दोनों को एक तीसरा वेरिएबल टी का नाम टी में कन्वर्ट कर लिया कुछ इस तरीके से। चेक करें जरा कैसे पुट किया है। एक्स को मैंने टी रख लिया है तो वाई आपका वाई रख लिया एफ ऑफ टी के बराबर। अब देखो वाई मैंने एफ ऑफ टी के बराबर रखा है तो इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप गौर करें, आप गौर करें कि आपके पास क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है ना, ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह टी पुट कर दूँ तो वाई किसके बराबर आ जाएगा, वाई जारी सी बात है एफ ऑफ टी के बराबर आ जाएगा। तो एक्स को टी रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपका क्वेश्चन को चेंज नहीं हो गया। तो अभी मैंने क्या किया, आपका इस फंक्शन में एफ एक्स वाई में एक्स को मैंने टी रख लिया और वाई को मैंने क्या रख लिया एफ ऑफ टी। तो अब आपके पास क्वेश्चन में टोटल 3 वेरिएबल हो गए। अब 3 वेरिएबल रखने से मुझे क्या करूँगा, मैं चेन रूल इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ चेन रूल। then u as a function of t is differentiable and by the chain rule। तो ये u का डेरिवेटिव आ गया t के विद रिस्पेक्ट। अभी देखो जरा मैंने यहाँ पर इसका चेन रूल कैसे इस्तेमाल करना है। आप सेकंड ईयर में तो चेन रूल ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, dy बाई डी एक्स
अगर वाई और एक्स दोनों किसी थर्ड वेरिएबल टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो हम लिखते हैं इसे डी वाई बाई डी टी इन टू डी टी बाई डी एक्स, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पर जो कि ये आपके पास u जो है ना वो खुद एक फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। अब आगे से फिर आपने कहा देखो पहले शुरू में ऐसे है u बनना फंक्शन x का और y का, आगे x फंक्शन बन गया t का और y को भी आपने f ऑफ t लेट कर लिया तो y भी फंक्शन बन गया t का, ठीक है ना। इट मीन्स u फाइनली किसका फंक्शन बन गया, t का। तो ये आ गया u का डेरिवेटिव t के लिहाज से। अब u फाइनली t का फंक्शन है तो इसका मतलब u सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो इट मीन्स मैं u का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यानी सिंपल डेरिवेटिव लूंगा तो du ओवर dt आ गया। आगे पार्शियल u ओवर पार्शियल x, ये पार्शियल क्यों लिया डेरिवेटिव मैंने, आप देखो u इनिशियली शुरू में कितने फंक्शन का कितने वेरिएबल का फंक्शन है, दो वेरिएबल का फंक्शन है तो इसे लिखा पार्शियल u ओवर पार्शियल x। आगे x कितने वेरिएबल का फंक्शन है, x सिर्फ एक वेरिएबल है t का पर डिपेंड कर रहा है तो dx बाई dt। फिर इसी तरह यहाँ लिखा पार्शियल u ओवर पार्शियल y dy बाई dt, तो ये यहाँ पर जब दो वेरिएबल वाला फंक्शन आएगा तो चेन रूल आपका ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेरे पास देखो कौन कौन सी मैंने चीज़ें पुट करनी है। एक तो x की जगह मैं t पुट कर दूंगा क्योंकि x किसके बराबर लिया, t के बराबर, तो यहाँ पर मैं x की जगह पुट करने लगा हूँ t, सही है। अगली चीज़ ये वाली जो सारी साइड है ना इसको मैं रख लूँगा 0 के बराबर, ये 0 के बराबर आ जाएगी। वो कैसे, आपका फंक्शन u जो है वो किसके बराबर है, एफ एक्स वाई के बराबर है, ऐसे ही है। और आपका फंक्शन एफ एफ एक्स वाई किसके बराबर है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि एफ एक्स वाई जो है ये रहा, ये देखें ये एफ एक्स वाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है, सही है। तो इसकी जगह मैं फिर एफ एक्स वाई की जगह 0 पुट करूंगा तो u फंक्शन किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 0 के बराबर, तो 0 का डेरिवेटिव क्या हो गया, डी यू ओवर डी टी आ गया 0 के बराबर। आगे पार्शियल u ओवर पार्शियल x आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, इसका क्या करेंगे, x की जगह मैं t पुट कर दूंगा। तो अगली स्लाइड हमारी कुछ ऐसे आ जाएगी, ये देखें u जो कि मैंने कहा जी एफ एक्स वाई के बराबर है, एफ एक्स वाई 0 के बराबर है, तो इसकी जगह सारी साइड इधर हो गई 0, इधर मैंने लिख दिया x की जगह t तो डी एक्स बाई डी एक्स आ गया। आगे मैंने यहाँ पर डी वाई बाई डी टी था तो t की जगह x पुट कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इतना ही करना है। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स, इसका आंसर आ गया 1 के बराबर। ये रह गया हमारे पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, ये वैसे के वैसे लिख दिया। यहाँ से मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, बाद में डिवाइड कर देंगे। अब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इसको आप लिख सकते हैं ऐसे माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये आ गया इसका, तो यही आपने प्रूफ करना है। तो आसान सा है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें एक ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं मैंने, ये हिसाब आपने याद रखना है। दूसरी बात ये है कि एक्स और वाई को मैंने थर्ड वेरिएबल टी रख लिया है बस। आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपका है चैप्टर नंबर 8 में से, और ये आपको दी हुई है जी एक सीरीज़, दिस इज़ द अल्टरनेटिंग सीरीज़। लेकिन अगर आप अपनी एक्सरसाइज 8.4 का ये क्वेश्चन है, 8.4 में गालबन क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नहीं है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 होगा शायद, लेकिन उसमें वहाँ पर उसने कहा हुआ है इस सीरीज़ को कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए चेक करना है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए चेक करना है और डिवर्जेंस के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको पेपर में एक क्वेश्चन आया है चेक दी कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़, इस अल्टरनेटिंग सीरीज़ को चेक करके बताएं कि ये कन्वर्ज करती है या डिवर्ज करती है। तो इसमें कंडीशनली वगैरह नहीं लिखा उसने। तो इसमें देखें बेटा यहाँ पर हम ना अल्लाह आपका भला करे, हम जानते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ की जो जर्नल फॉर्म होती है ना वो ऐसे होती है, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n भी लिख लेते हैं, n-1 भी लिख लेते हैं, और इधर लिखा होता है an, तो an का मतलब nth टर्म, तो मेरी nth टर्म ये सारी आ गई तो an आ गया इसके बराबर, ठीक है। अच्छा ये आगे अब यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा पहले सोल्व किया, लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, यहाँ पर ये आगे पावर है तो पावर शुरू में मैंने लिख ली। आप जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, लॉग x की पावर n हो तो उसे आप लिख सकते हैं ऐसे n इंटू लॉग x, ऐसे है ना। तो मैंने इसके मुताबिक ऐसे इसको ऐसे लिख दिया। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ की कन्वर्जेंस के लिए दो शराइत होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि उसकी nth टर्म में अगर आप इन्फिनिटी पुट करें तो वो 0 को कन्वर्ज करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी लिया an, तो ये मेरी nth टर्म है सारी, इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करने लगा हूँ, n की जगह यहाँ पर n है, n की जगह इन्फिनिटी आया, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, फिर वो इन्फिनिटी इस लॉग के अंडर आएगा, लॉग इन्फिनिटी वो भी 0 वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, 2 इंटू इन्फिनिटी ये सारा रह जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी 0 आ गया। इसका मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज इज सेटिस्फाइड। अगली कंडीशन ये होती है कि हमने ये प्रूफ करना होता है कि हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज में ये जो nth टर्म है ना an, इसका जो सीक्वेंस बनता है ये होना चाहिए डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि इसका ना आंसर डिक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट होना चाहिए।
हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि एक सीक्वेंस ना आपका डिक्रीजिंग कहलाता है या नॉन इंक्रीजिंग कहलाएगा अगर उसको हम उस सीक्वेंस को ना एफ की शक्ल में, फंक्शन की शक्ल में लिख लें, यानी एफ ऑफ एन रख लें ए एन के बराबर, फिर इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेने के बाद इसका आंसर अगर लेस देन और इक्वल टू जीरो आ जाए तो इट मीन्स ये सीक्वेंस हो जाएगा नॉन इंक्रीजिंग, यानी अल्टरनेटिंग सीरीज़ की दूसरी कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो मैंने अपना जो एन एस टर्म है ना उसको मैंने एफ ऑफ एक्स के बराबर लेट कर लिया कुछ इस तरीके से। चेक करें ज़रा, ये किधर गया यार, ये मेरी एन एस टर्म है, तो इसमें इसको फंक्शन की शक्ल में बदलना है, एन की जगह एक्स लिख दिया, ठीक है। तो या ये सारा ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, जो मतलब ये ले लेने लगा मैं सारा, इसकी जगह एन की जगह एक्स लिखने लगा, ये मेरा आ गया टू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। क्या इसको मैं मजीद ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2, ये ऊपर ले जाऊँ इसे तो log एक्स का इन्वर्स लिख लिया, सही है। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हम पावर रूल, पावर रूल लगाया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम कर दिया, फिर अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आ गया 1/log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया। अच्छा अब देखो ज़रा, ये -1 इधर लिख दिया, ये 1/2 आ गया, ये पावर -2 थी नीचे आगे पॉजिटिव हो गई, आगे आ गया ये log x लिखा, ये x लिखा, ये सारा इधर आ गया। अब मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ जो है, ये सारी चीज़ ये सारी चीज़ जो है आपके पास पॉजिटिव है नेगेटिव है इस इंटरवल पर, x = 2 से इन्फिनिटी पर, ये मेरा इंटरवल x2 से इन्फिनिटी। अब ये इंटरवल कहाँ से आया भला, इंटरवल जनाब हमने लिया है, आपकी सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से, तो 2 से इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसलिए x मेरा 2 से इन्फिनिटी आएगा। 2 से इन्फिनिटी पर आपका ये सारा आंसर आएगा पॉजिटिव। देखो जी, ये ऊपर स्केयर है, ये नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। log x के आंसर नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन कब, जब x 0 और 1 के दरमियान होता है, 0 और 1 के दरमियान होना, फिर इसका आंसर नेगेटिव आते हैं। आपका x ही 2 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी टर्म पॉजिटिव है, x तो वैसे ही पॉजिटिव है, वो भी 2 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये सारा हिस्सा पॉजिटिव है आपका, ये पॉजिटिव है, लेकिन बाहर ये वाला माइनस है, इसकी वजह से आंसर आएगा लेस देन 0, ठीक है। फंक्शन आपका हो गया डिक्रीजिंग ओवर दिस इंटरवल, दोनों कंडीशन आपकी पूरी हो गई। an is decreasing sequence as both condition of alternating series test, AST mean alternating series test, are satisfied, hence the given series converges। आपकी given series converge कर गई। ले जी, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ, और चौथा पार्ट आपका, ये आपकी बुक में से नहीं है जी, ये पता नहीं उन्होंने कहाँ से दिया हुआ, लेकिन चले खैर, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड दी लोकल एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लोकल एक्सट्रीम का मतलब होता है या रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू बतानी है आपने इस फंक्शन की। इस फंक्शन, वैसे तो ये फंक्शन लिखा उन्होंने 3 वेरिएबल के लिए, ये कंपोजिंग में शायद मिस्टेक होगी। आप देखें इस तरफ सिर्फ 2 वेरिएबल हैं एक्स वाई, तो जी को ना भी लिखें तो लिखने का कोई मकसद नहीं बनता, ठीक है ना। नहीं जी, तो मैं आगे इस फंक्शन को सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ, एफ एक्स कोमा वाई, जेड लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें जेड इस तरफ है ही नहीं है, सही है। आपने इसका लोकल एक्सट्रीम वैल्यू बतानी है, यानी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, यानी कि हाँ, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे ज़रा चेक करें। ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई, मैंने सारा फंक्शन को लिख लिया। सबसे पहले इसके हम इस फंक्शन का लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लास्ट जब आप डेरिवेटिव लेंगे ना, तो वाई आपका होगा कांस्टेंट, तो वाई यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गया, ये वाई आ गया, एक्स का डेरिवेटिव इस हिस्से में 1 आ गया, ये 1 आगे, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, फिर ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 0, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बचेगा -2, यहाँ पर 2y का डेरिवेटिव 0, 4 का डेरिवेटिव 0, ये सारी चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब इसी का मैं दोबारा दूसरा डबल डेरिवेटिव ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डबल एक्स, तो एक्स के लास्ट से वाई का डेरिवेटिव 0, ये रह जाएगा इधर सिर्फ -2, 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया। फिर एक्स का दोबारा डेरिवेटिव ले लेता हूँ, मिक्स डेरिवेटिव, इसे बोलते हैं मिक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के लास्ट का डेरिवेटिव आएगा सिर्फ एक टर्म, ये आएगी, वाई का डेरिवेटिव आ गया 1, बाकी सारा 0। अब आगे चलते हैं, अब अपने इस दोबारा फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ वाई के विद रिस्पेक्ट, वाई के लास्ट डेरिवेटिव लूँगा तो वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और एक्स ये आ जाएगा 7 एज इट इज़। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया -2y, और ये सारी टर्म, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव आएगा -2, ठीक है। अब इसी का वाई के विद रिस्पेक्ट, इसका दोबारा वाई के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले हैं, यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1 और 2y का डेरिवेटिव -2 और 2 का डेरिवेटिव 0, ये -2 आ गया। इसी का दोबारा मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव ले लें, यानी इस हिस्से एफ वाई का दोबारा एक्स के लास्ट से डेरिवेटिव लें, एक्स के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये सारा 0। तो आप देखें ये जो दोनों मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है ना, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर आ गए, सही है ना। अच्छा, फॉर अ क्रिटिकल पॉइंट पुट
ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो पहला डेरिवेटिव यानी एफ एक्स, इसको भी जीरो के इक्वल पुट कर दिया और इसको भी जीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो आगे ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव जब मैंने जीरो पुट किया तो ये क्या निकला था, ये निकला था सारा ये, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया, टू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये रह गया माइनस टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू। आपकी ये बन गई इक्वेशन आपकी ये इक्वेशन बन गई जनाब लीनियर इक्वेशन। इसी तरह जब मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो ये बनेगा x माइनस टू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली तो x की वैल्यू आ गई टू वाई प्लस टू। इस इक्वेशन को x की वैल्यू को पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट टू इन वन वी हैव। तो यहाँ पर देखो x की जगह मैंने क्या पुट करना है, ये सारा टू वाई प्लस टू, तो ये टू वाई प्लस टू पुट कर दिया, आ गया प्लस वाई इक्वल टू टू। यहाँ से इसको सोल्व किया, ये रहेगा माइनस फोर वाई माइनस फोर प्लस वाई इक्वल टू टू। यहाँ से वाई की वैल्यू ये आ गई माइनस टू, वाई की वैल्यू आ गई। इस वाई की वैल्यू को उठा के आप क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर ले, 1 में पुट कर ले, मैं 2 में पुट कर देता हूँ। चले पुट वाई इक्वल टू माइनस टू इन क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया, ये आ गया 2 इंटू माइनस टू, ये माइनस टू है जी, वाई की वैल्यू माइनस टू है, प्लस टू। देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये है आपके पास, ये थी क्वेश्चन नंबर 2, एक्स इज इक्वल टू टू वाई प्लस टू। तो वाई की जगह मैंने क्या पुट किया, माइनस टू, माइनस टू प्लस टू, आंसर ये आ गया माइनस टू के बराबर। अब मेरा इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट ये बन गया, माइनस टू क्रिटिकल पॉइंट। अब मैंने चेक करना है कि इस क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या है। नेचर से मुराद है कि ये चेक करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, ये डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, आप जानते हैं ये डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डी इज इक्वल टू ए बी बी सी, ये सारा डिटर्मिनेंट। अब ये सारा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए ए और बी निकालना चाहिए, सी भी चाहिए मुझे। ए क्या होता है, ए होता है एफ डबल एक्स, एफ का दो मरतबा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो निकला ही कांस्टेंट था माइनस टू। अगर तो फर्ज करो ना, यहाँ ऐसे निकलता, फर्ज कर लें कि मेरा ये मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव निकलता टू माइनस टू, इसका फर्ज करो यहाँ पर होता, इसके साथ एक्स वाई लिखा होता मिसाल के तौर पर ऐसे, तो फिर मैं एक्स और वाई ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करता। ठीक है, आपने क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है ही नहीं है, ये कॉन्स्टेंट निकला था। ये देखें ज़रा, ये रहा मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव, ये मैंने निकाला मैंने कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और दोनों बराबर बराबर आ गए। ये ज़रूरी नहीं कि बराबर हों, वैसे वो आ गए हैं, अब बराबर तो कोई मसला नहीं, आने देने। अच्छा, ये ए की वैल्यू माइनस टू आ गई, फिर आगे सी होता है एफ डबल वाई, ये हो गया, और बी होता है मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव, ये सारे कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पर पुट कर दी इस डिटर्मिनेंट में, डी इज इक्वल टू ए बी बी सी, ए की वैल्यू माइनस टू, बी की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन, सी की वैल्यू माइनस टू। इसको सोल्व किया, आंसर आया 3 के बराबर। कंक्लूजन, हम जानते हैं कि अगर आपका ए नेगेटिव है यहाँ पर और डी पॉजिटिव है, आप गौर करें ए नेगेटिव था, ए कौन है जी, ये सारा है, ये सारा ए है, ये आपका निकला नेगेटिव लेस देन जीरो। एज ए इज लेस देन जीरो और डी आपका पॉजिटिव है, सो दी पॉइंट माइनस टू इज अ लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एफ। ये मैंने मैक्सिमम लिखा है, सही है, तो ये जो पॉइंट है ना आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम इसके आखिरी पार्ट की तरफ, और क्वेश्चन नंबर इसका आखिरी पार्ट है पहले का। यार ये ना, इसको इधर कर लो। अच्छा, अब दूसरा ये कि मेरे पास पेन वाला मोड ख़त्म हो गया, पेन सेलेक्ट कर लूँ पहले, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास ट्रिपल इंटीग्रल दिया हुआ, कहता है अगर आई इसके बराबर है ट्रिपल इंटीग्रल के वेयर एस इज बाउंडेड बाय द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड द प्लेन जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 3, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एस। एस का वॉल्यूम भी मालूम करना है। क्वेश्चन लेंथी है, 5 नंबर का तो बनता नहीं है वैसे, चलें खैर उन्होंने कर दिया है। अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है जनाब मोहतरम आपके पास, मैंने लिखा जी सी एग्जाम्पल नंबर 15 पेज नंबर 471। ये आपके चैप्टर नंबर 9 सॉरी चैप्टर नंबर 10 का, चैप्टर नंबर 10 का एग्जाम्पल नंबर है जी 15, पेज नंबर 471 के ऊपर आपकी बुक में कौन सी बुक वाला, एस एम यूसुफ की कैलकुलस जो है उसमें आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने जो एग्जांपल हैं वो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं मैंने उनको नहीं डिस्कस कर रहा, ताकि फिर आपके लिए वीडियो देखकर, वीडियो की लेंथ देखकर भी आप डर जाते हैं ना भाई। अब आपके हो गए जी लॉन्ग क्वेश्चन शुरू। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ये कुछ इस तरह है, कहता है कि फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस
यार ये पेन छूट जाता है बार बार, पता नहीं क्या मसला है इसको। फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, ये आपको पावर सीरीज दी है, इसकी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मालूम करना है। तो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपने मालूम करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट, आप एक्सरसाइज 8.5 में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, वहाँ से मिल जाएगा। और इसका सोल्यूशन अगर आपने देखना है तो ये मेरे लेक्चर में अवेलेबल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। एक्सरसाइज 8.5 लेक्चर नंबर 1, मेरे एक्सरसाइज 8.5 का लेक्चर आप ओपन करेंगे, उसमें लेक्चर नंबर 1 है। अदरवाइज़ मैंने बताया कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक के ऊपर मैंने लिखा होगा भाई ये सारी चीज़ कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, उसके लिए लिंक ये है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज ये आपकी बुक में मैथमेटिकल मेथड एक्सरसाइज 8.5 में क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है। अगर आप लेक्चर नहीं देखना चाहते तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 2 के सेकंड पार्ट में कहता है जी, अ टॉपलेस रेक्टेंगुलर बॉक्स है द वॉल्यूम 256 सेंटीमीटर क्यूबिक, सी यू मीन क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स सो एज टू यूज द लीस्ट मटेरियल। ये भी आपकी बुक की एक एग्जांपल है और ये आपको कहाँ पर मिलेगी, हाँ जी, एग्जांपल नंबर 20 है, चैप्टर नंबर 9 है, पेज नंबर 430 है, 430 नंबर पेज के ऊपर आप जाएंगे, आपको ये एग्जांपल मिल जाएगी, ठीक है। ये जो चीज़ें एग्जांपल आपको नहीं समझ आती, ठीक है, आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह अगर नहीं समझ आएगी तो वो फिर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। परेशानी की ज़रूरत नहीं है, चिल रहा करें, खुश रहा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, शो दैट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग द एरिया बाउंडेड बाय द आर्क ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू sin x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई अबाउट x एक्सिस इज दिस। अच्छा जी, अच्छा लॉन्ग शॉर्ट का चक्कर ही कोई नहीं है, ये भी 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 है, बोंगी मारी है वैसे इसने, है सेम बराबर बराबर रखे हुए हैं क्वेश्चन। तो सीधी तरह वैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 लिखने की ज़रूरत है, वैसे ही मतलब फिर लिखता ही जाता है ऐसे ही, है सही बात कर रहा हूँ ना भाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ये मेरा लेक्चर नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 6 है 9.9 का एक्चुअली, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9.9 का क्वेश्चन नंबर 6 है, और अगर इसका आपने लेक्चर देखना है तो वो लेक्चर नंबर 47 है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी 4 क्वेश्चन। अच्छा कहता है, वेयर एंड व्हाट डू द कॉन एंड सिलेंडर इंटरसेक्ट, आपने बताना है ये कॉन और सिलेंडर आपस में एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ये भी आपको मेरे लेक्चर में मिल जाएगा। अदरवाइज इसका आंसर जो है ये किस में से एक्सरसाइज में दिया हुआ है, 9.5 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 18 है 18, लेक्चर नंबर मेरा 22 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं जो चीज़ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो उसको बार बार यहाँ पर मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा उसमें एक तो मेरी भी मेहनत है डबल, दूसरा ये कि वो वीडियो बिला वजह ही लंबी होती जाएगी, ठीक है। और फिर दूसरा मैंने यहाँ पर ये सारा आपको रेफरेंस लिख दिया है, आपका दिल करेगा तो देख लीजिएगा वीडियो को, अच्छा हो जाएगा, नहीं दिल करेगा तो चलें कोई बात नहीं। ये आपको बता दिया 9.5 क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन कहता है, ये है जी आपका, एक तो ये बार बार ख़त्म हो जाता है, फाइंड द mass of the sphere of radius r if the density varies inversely as the square of the distance from the center। चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर 10 में से ये एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ये 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, लेक्चर नंबर मेरा 22 है ये, ठीक है। ले जी बेटा, ये आपका टोटल पेपर था जिसके ऊपर मैंने एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू जो है वो किया है, तो चलें आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इसमें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम हो पेपर के हवाले से तो आप मुझे लाजमन बता दीजिएगा, इंशाल्लाह हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। वीडियो किसी तरह से थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।